फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर M1 R5 में जो सबसे पहला टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसको हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो इसमें आज हम वैसे तो फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, कंप्यूटर क्या है, कैसे बना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बट पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये टॉपिक मैंने किसी एक वीडियो में कंप्लीट कवर किया तो एक साथ आप पढ़कर कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आए। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि कुछ शुरू की 3-4 वीडियोस में थोड़ा थोड़ा नंबर सिस्टम का पार्ट आपको मिलेगा। ओके, तो आप देखिएगा आराम से तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट इसमें ये नंबर सिस्टम जो है वो पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 10 होता है, और इसका बेस 10 क्यों होता है या हम क्यों ऐसा बोलते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल जो है वो डिजिट्स हैं 10, इसलिए इसका बेस 10 होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1, और इसका बेस जो है वो 2 होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8 क्योंकि इसके अंदर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 8 डिजिट्स, इसलिए इसका बेस 8 है। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस जो है वो होता है 16, और यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद 10 के लिए A यूज़ करते हैं, A अल्फ़ाबेट, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F, टोटल हो जाते हैं 16 डिजिट्स। अब ये बेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली कन्वर्जन का आता है, यानी कि डेसिमल से हेक्सा में, हेक्सा से ऑक्टल में, या ऑक्टल से हेक्सा में, इस तरह से कन्वर्जन आता है। और वो कन्वर्जन लिख कर नहीं आता है, वो सिर्फ बेस के अकॉर्डिंग आता है, यानी बेस लिखा होता है और उससे ही आपको पहचानना होता है कि ये ऑक्टल नंबर है या हेक्सा नंबर है। ओके, तो आई होप आप इस वीडियो के इस स्क्रीन के से आप समझ लेंगे कि किसका बेस क्या है और क्यों है, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। आज की वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ही छोटी छोटी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में आती हैं, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो या आपका कोई भी क्लास, कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। वैसे कोई इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, कई जगह पर आपको कई अलग अलग मिलेंगी, बट डेफिनेशन का मीन सिर्फ इतना है कि आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन बाय विच वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस एट हाई स्पीड। यानी कि हम कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस को बहुत फास्टली जो है वो परफॉर्म करता है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अरिथमेटिकल क्या होता है या लॉजिकल क्या होता है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड, ये साइन होते हैं। इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कहलाती हैं। अब प्लस, माइनस, डिवाइड तो सबको पता है, मल्टीप्लाई के लिए ये साइन क्यों है? कंप्यूटर में मल्टीप्लाई के लिए यही साइन यूज़ होगा। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे
चाहे वो आप एक्सेल पे कर रहे हो, टैली पे कर रहे हो या किसी और सॉफ्टवेयर पर कर रहे हो, वहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए आपको इस साइन का यूज़ करना है। इसे एस्ट्रिक भी बोलते हैं, कुछ लोग स्टार भी बोलते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि ये इसको मल्टीप्लाई के साइन के लिए क्या है। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एक्स स्मॉल और कैपिटल एक्स के साथ, तो आपको पहचानना होगा कि मल्टीप्लाई का साइन ये है। ओके, नेक्स्ट है ये, इसे बोलते हैं मॉड या मॉडुलस। मॉड या मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। अब अगर आपको लग रहा हो कि डिवाइड और मॉड में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 2.5, बट अगर हम 5 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि उसका मॉडुलस निकालेंगे तो उसका आंसर आता है 1। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट लगाकर फिर से डिवाइड किया गया है वो यहाँ नहीं किया गया है, और लास्ट में जो शेष नीचे बचता है रिमाइंडर या मॉडुलस, वही हमारा यहाँ पर आंसर आता है। ओके, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, दोनों का कंपैरिजन या दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज लॉजिकल। लॉजिकल कैलकुलेशंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर लॉजिकल भी कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसमें है एंड और नॉट। ओके, कभी भी एंड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे एंड के लिए डबल एंड का या डबल एम्परसेंड का साइन लगता है, और की कैलकुलेशन के लिए ये पाइप साइन कहलाता है और ये हमारा लगाया जाता है। नॉट के लिए ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। अब कहीं पर भी जब दो कंडीशंस के बीच में एंड होता है तो इसका मीन्स होता है कि इन दोनों में से कोई एक, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो दोनों में से ये और ये दोनों ही करो तो हमारा एंड कंप्लीट होगा। और के लिए होता है दो क्वेश्चन के बीच में अगर और लगा है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक करो। ओके, इस तरह की जब कंडीशंस होती हैं, इस तरह के कुछ लॉजिक्स होते हैं, तब इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। आगे हम एक्सेल और लैंग्वेजेस में इसका यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट IPO, ये सुना है आपने? IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब ये होता क्या है? नॉर्मली अगर इसके बारे में हम आपसे पूछें तो क्या बोलेंगे आप लोग? कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना, कंप्यूटर को डेटा देना इनपुट कहलाता है। जब भी हमें किसी से भी कोई भी काम कराना होता है तो हमें उसको क्वेश्चन बताना पड़ता है। सेम उसी तरह से जब हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो हमें उसे बताना पड़ता है कि उससे क्या काम करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 है और ये 10 है। अब ये हम कंप्यूटर में डालेंगे तो ये हमारा क्या है? डेटा है। इसे रॉ डेटा भी कहते हैं। रॉ, आप RAW वाला रॉ है ये, ठीक है, रॉ डेटा, यानी जिसे कहते हैं कच्चा डेटा। ओके, रॉ डेटा जो है वो डालते हैं और उसके साथ ये जो साइन है प्लस का, ये होता है ऑपरेटर। ओके, ये प्लस का साइन ऑपरेटर है। इसे हम ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराना इनपुट कहलाता है। ओके, कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराना इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर जब हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी कि वो जिस टाइम पे इसको कैलकुलेट कर रहा है या कर चुका है, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलता है, आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट हमारा आउटपुट होता है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आप जो है एक आध लाइन में इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। टू गिव डेटा और इंस्ट्रक्शंस इज into the computer is called input. When computer follows our instruction is called process. After process computer produce a result, it called output. Okay, तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो।
और ये IPO के नाम से इसकी फुल फॉर्म भी आती है। ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए या इसके नाम से ये क्वेश्चन भी आता है। तो फर्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। जब कोई ह्यूमन बीइंग कोई काम करता है तो उसके काम को मेज़र करने के लिए हम मिनट्स या फिर सेकंड्स का यूज़ करते हैं। अब बहुत जगहों पर माइक्रो सेकंड का यूज़ होने लगा है, बट कंप्यूटर की स्पीड को स्टार्टिंग से ही माइक्रो सेकंड्स में कैलकुलेट किया जाता है या मेज़र किया जाता है। जिस तरह से आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड किया गया है, उसी तरह से सेकंड्स को माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पाइको सेकंड में डिवाइड किया गया है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, एक्यूरेट, करेक्ट, रिलायबल। कंप्यूटर से हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अगर हम अपने किसी फ्रेंड से कोई काम कराएंगे तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है इसने कुछ सही ना किया हो, तो लो हम एक बार चेक कर लें। बट कंप्यूटर से जो रिज़ल्ट है वो ऑलवेज करेक्ट होगा, उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, विच इज़ गार्बेज इन गार्बेज आउट। मीन्स क्या होता है इसका? गार्बेज इन और गार्बेज आउट का मतलब होता है कि आप जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आपने इनपुट सही दिया है तो आउटपुट भी सही मिलेगा, और अगर इनपुट गलत दिया है, रॉन्ग दिया है, तो आउटपुट भी आपको रॉन्ग ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज कंप्यूटर की बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर हम बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। एज लाइक ह्यूमन ब्रेन, हम लोगों के ब्रेन में भी बहुत कुछ फीड होता है, बहुत सारा कुछ होता है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि हमारे ब्रेन में कुछ चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, भूल जाते हैं कुछ चीज़ें हम बाद में, बट कंप्यूटर में जो भी चीज़ें रखी हैं, जो कुछ भी है वो कभी भी नहीं भूलता है, अगर उसमें कोई डैमेज ना हो या फिर वायरस ना आए। वो सारा कुछ वहाँ पर एग्जैक्ट वैसे ही रहता है। तो कंप्यूटर की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्टोरेज। नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस यानी कंप्यूटर में टायर्डनेस नहीं होती है, वो थकता नहीं है, लगातार कई घंटों तक सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। मीन्स अगर आप कोई काम करेंगे तो हो सकता है पहले 15 मिनट्स जो हैं वो आप बहुत अच्छा काम करें और बाद के 15 मिनट्स में आपकी स्पीड कम हो जाए या आपके काम की एक्यूरेसी वैसी ना रहे, आप थक जाए या बोर हो जाए। बट इसके अकॉर्डिंग, इसके अपोजिट उल्टा भी हो सकता है कि आपके फर्स्ट 15 मिनट स्लो आपने काम किया, लेकिन क्योंकि आपकी हैबिट हो गई, प्रैक्टिस हो गई, तो नेक्स्ट 15 मिनट आपने थोड़ा फास्ट काम कर लिया। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा, वो सेम स्पीड से काम करेगा। अगर उसने 1 मिनट में 5 पेजेस प्रिंट किए हैं तो नेक्स्ट 1 मिनट में भी वो 5 पेजेस ही प्रिंट करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी यानी कि कंप्यूटर क्योंकि बहुत सारी तरह के काम कर सकता है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग बहुत सारे काम करता है, जैसे कि वो डॉक्टर है, कुकिंग भी करता है, मैकेनिक भी है, घर की चीज़ें भी ठीक कर लेता है, तो इस तरह का पर्सन होगा तो हम कहेंगे ही इज़ अ वर्सटाइल पर्सन। तो उसी तरह से कंप्यूटर भी क्योंकि बहुत सारे वर्क करता है, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, अकाउंटिंग, स्पेशल इफेक्ट, हर तरह के काम कंप्यूटर कर सकता है, तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर वर्सटाइल है या कंप्यूटर में वर्सटैलिटी का गुण है। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस। नो इंटेलिजेंस। कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नहीं होती है, खुद का कोई भी ब्रेन नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई पावर नहीं है। उसके अंदर जो कुछ भी है वो पहले से ह्यूमन बीइंग ने उसके अंदर फीड करके रखा है और उसी के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट या आंसर दिखाता है। इसलिए हम कभी कुछ गलत करते हैं तो वो ये तो हमें बताता है कि हमने ये चीज़ गलत की है, पर इसकी जगह सही क्या होना चाहिए ये वो हमें नहीं बताएगा, यानी कि कंप्यूटर खुद से डिसीजंस नहीं लेता है। ठीक है, तो ये है नो इंटेलिजेंस। उसके बाद है नो फीलिंग्स।
कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग नहीं होती है। जैसे कि हम लोग का जो भी रिजल्ट होता है वो ह्यूमन बीइंग की फीलिंग से इफेक्टेड होता है। अगर किसी टीचर या एग्जामिनर का मूड अच्छा है तो अच्छे मार्क्स देगा, बट अगर उसका मूड ख़राब है या अच्छा नहीं है तो वो ख़राब मार्क्स दे सकता है। बट अगर हम लोग OMR शीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट है हमारा, या OMR शीट पर हमारा एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें आपने करेक्ट किया होगा तो करेक्ट मिलेगा, और रॉन्ग किया होगा तो रॉन्ग का 0 मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा बीच का। तो ये है इसका फ़ायदा है। तो ये हमारे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, मेमोरी स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यानी कि कंप्यूटर का स्पेस या स्टोरेज, ठीक है। उस स्टोरेज को हम मेज़र कैसे करते हैं? जैसे हमें कोई सामान लेना होता है, जैसे कि हमें कोई सॉलिड चीज़ लेनी है तो हम कहते हैं 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, या फिर हमें एक कपड़ा लेना है तो हम कहेंगे 5 मीटर दे दो, 6 मीटर दे दो। अगर हमें कोई लिक्विड चीज़ लेनी है तो हम कहते हैं इतने लीटर दे दो। बट यहाँ पर जो हम मेमोरी ख़रीदते हैं, जैसे हमारे हार्ड डिस्क की होती है या फिर रैम में भी होती है, तो हम हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो स्टोरेज है तो कितना डेटा हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, या कितना डेटा हमें रखना है तो उसके लिए हमारे पास कितना होना चाहिए स्टोरेज, तो वो मालूम करने के लिए आज हम यहाँ पर स्टोरेज यूनिट देखने जा रहे हैं। तो ये जो आपका डॉट होता है, ठीक है। अब ये डॉट आप ये मत समझिएगा कि कीबोर्ड से टाइप किया है डॉट। मान लीजिए आपने एक पेन का डॉट लगाया, उस पेन के डॉट के पीछे जो स्पेस है उस डॉट की बात मैं कर रही हूँ, उस स्पेस की। ओके, तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। तो बिट जो है सबसे स्मॉल यूनिट है। ओके, इसी तरह से अगर ये 1 बिट जो है वो एक बिट होता है, 1 डॉट एक बिट होता है। इसी तरह से अगर हम 4 डॉट लगाएं, 1 2 3 4, तो ये जो स्पेस होगा ये 4 बिट होगा और इसे निबल बोलते हैं। ओके, यानी कि 4 बिट इज इक्वल 1 निबल। अब इसी तरह से 4 से हम 4 डॉट और अगर इसी में लगा दें तो ये हमारा हो जाता है 8 बिट। 8 बिट यानी कि 2 निबल्स यानी कि 1 बाइट। ओके, यानी कि 2 निबल्स जो है वो 1 बाइट के बराबर होते हैं, या 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है। ये 1 बिट जो होता है या ये 1 बाइट का जो स्पेस होता है ये हमारा एक लेटर के लिए होता है। यानी कि अगर हमें कंप्यूटर में एक लेटर लिखना है तो हमारे पास 8 बिट होने चाहिए या फिर 1 बाइट स्पेस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 1024 बाइट। अगर आपकी 1024 बाइट का स्पेस है, यानी कि वो स्पेस जहां पर 1024 लेटर लिखे जा सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिखे जा सकते हैं, वो स्पेस हमारा कहलाता है 1 किलोबाइट। ओके, जिसे हम 1 KB भी बोलते हैं। इसी तरह से वो स्पेस जहां पर 1024 KB लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट। और जहां पर 1024 MB लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं 1 GB यानी 1 गीगाबाइट। और 1024 GB जहां होता है या GB का स्पेस होता है उसे बोलते हैं 1 टेराबाइट। ओके, इसके आगे 2-3 और हैं, बट अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो टेराबाइट तक ही यूज़ कर रहे हैं। हमारी हार्ड डिस्क टेराबाइट में आने लगी है, तो इसलिए मैंने ये यूनिट आपको बताया। इसका ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि आपका स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, या फिर निबल पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कितने GB मिलकर कितने MB बनाते हैं, या इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर की 2 फील्ड्स होती हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरी है सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर यानी कि कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि जिन चीज़ों को, कंप्यूटर के उन पार्ट्स को जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर हैं।
और कंप्यूटर में जो कुछ हमें दिख रहा है, जैसे ये स्क्रीन दिख रही है या ये चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, तो हमें क्योंकि मोस्टली तो सॉफ्टवेयर ही पढ़ना है, पर फंडामेंटल में आपके हार्डवेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो हम हार्डवेयर पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर को हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। अभी हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के बारे में जाना है। तो इनपुट, कंप्यूटर को डेटा देना इनपुट होता है, सबको मालूम हो गया है, समझ में आ गया है। तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो कंप्यूटर को डेटा देने में हेल्प करते हैं, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। ओके, इसी तरह से कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो प्रोसेसिंग पार्ट्स कहलाते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। और कंप्यूटर के वो पार्ट जिससे हमें आउटपुट मिलता है यानी रिजल्ट मिलता है, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात हम बाद में करेंगे, तो हम पहले इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस हमारे क्या हैं। तो इनपुट डिवाइस डेटा देने में हेल्प करता है हमें कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। तो कीबोर्ड क्या है, टाइपिंग का काम करता है, एक तरह से टाइपराइटर का वर्क करता है। कुछ भी हमें टाइप करना हो तो कीबोर्ड के थ्रू हम करते हैं। माउस जो है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जब भी हमें कहीं क्लिक करना होता है तो हम माउस का यूज़ करते हैं। स्कैनर की बात हम बाद में करेंगे जब प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। तो कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ये सब जो मैं कीबोर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट टाइम बिल्कुल कंप्यूटर अल्फाबेटिकल कीज A to Z एंड स्मॉल A to Z। ओके, कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल कीज में आएंगे। न्यूमेरिक कीज 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं वो हमारी न्यूमेरिक कीज होती हैं। उन्हीं न्यूमेरिक कीज पर कुछ सिंबल्स भी होते हैं, उनका यूज हम शिफ्ट के साथ करते हैं। ओके, नंबर्स 2 जगह पर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक तो जहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उसके ऊपर लिखे होते हैं नंबर 0 to 9, और एक उसके राइट साइड पे होते हैं जहाँ जिसे हम न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। दोनों जगह से हम नंबर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी एरो कीज़। एरो कीज़ होती हैं लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की एंड डाउन एरो की। लेफ्ट एरो की से हम एक लेटर लेफ्ट साइड पर आते हैं, राइट एरो की से हम एक लेटर राइट साइड पे आते हैं। इसी तरह अप एरो की से हम 1 लेटर अप आते हैं या 1 लाइन अप आते हैं, और डाउन एरो से हम 1 लाइन डाउन आ जाते हैं। ओके, यानी कि स्क्रीन में ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आने के लिए हम एरो कीज का यूज करते हैं। विंडोज कीज में आपका कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीनों बटन्स मेन होते हैं। इन तीनों की खासियत ये है कि ये सिंपली कुछ नहीं करते हैं। जब आप किसी और की के साथ इसको प्रेस करते हैं तब इनका यूज़ होता है। जैसे कंट्रोल S करने पर सेव होता है, या ऑल्ट F4 करने पर क्लोज होता है, एग्जिट होता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। शिफ्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे पास कुछ लेटर्स लिखे हैं, मान लीजिए ये लिखा हुआ है A, या फिर हमें ये लिखना है सिंबल। अब सिंबल में S स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, S को मिटा के शिफ्ट के साथ S प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल हो जाएगा। ओके, या फिर हम जिस टाइम कैपिटल लिख रहे हैं उस टाइम कोई एक लेटर हमें स्मॉल में लिखना है तो हम शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कैप्स लॉक। जब हमें सब कुछ स्मॉल में लिखना हो तो हम एक बार कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे और उसके बाद टाइप करेंगे तो स्मॉल में आएगा। फिर से अगर हमें कैपिटल में सब कुछ टाइप करना है तो फिर से कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे तो उसके बाद सब कुछ कैपिटल में आएगा। यहाँ पर जब हम कैप्स लॉक का बटन प्रेस करते हैं तो नम लॉक के ऊपर, न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर एक लाइट जलती है। उस लाइट के ऑन होने का मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन है, और उस टाइम जब आप टाइप करेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेगा, और अगर वो लाइट ऑफ है तो उस टाइम जब आप टाइप करेंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखेगा। ओके, इसके बाद है एंटर की। एंटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एक न्यू लाइन के लिए यूज़ की जाती है। जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हो तो एंटर की का यूज़ होता है न्यू लाइन लाने के लिए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे एंटर की का यूज़ ओके के लिए भी होता है। ओके, नेक्स्ट है स्पेस बार।
जब दो लेटर्स के बीच, दो वर्ड्स के बीच में हमें स्पेस चाहिए होता है तो उसके लिए हम स्पेस बार प्रेस करते हैं। सबसे नीचे की तरफ कीबोर्ड में जो बीच का बड़ा सा लंबा सा बटन होता है वो हमारा स्पेस बार होता है। नेक्स्ट है हमारा टैब। ये कैप्स लॉक के ऊपर होता है। टैब का यूज़ कुछ स्पेस देने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम स्पेस बार प्रेस करते हैं तो एक लेटर का स्पेस आता है, जबकि टैब अगर हम प्रेस करते हैं तो 5 लेटर्स का स्पेस आता है। इसके बाद है एस्केप की। ESC लिखा होता है, उसका नेम होता है एस्केप की। कुछ भी हमें कैंसिल करना हो, जो भी डायलॉग बॉक्सेस हमारे खुल जाते हैं उनको अगर हमें कैंसिल करना हो तो हम एस्केप की का यूज़ करते हैं। एस्केप की कीबोर्ड के सबसे टॉप में कॉर्नर में होती है। नेक्स्ट है हमारा बैक स्पेस। बैक स्पेस की कुछ भी मिटाने के लिए यूज़ होती है या बैक में जाने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हमें अपने टेक्स्ट के, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पर है और हम एस्केप को मिटाना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस का यूज़ करके इसको मिटा सकते हैं। बट अगर हमारा कर्सर यहाँ है और हम बैक स्पेस जो लिखा हुआ है इस वर्ड को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिलीट बटन का यूज़ करना होता है। यानी कि टेक्स्ट के लेफ्ट साइड, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे मिटाने के लिए बैक स्पेस और राइट साइड पे मिटाने के लिए डिलीट बटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नम लॉक। नम लॉक जो मैंने बताया न्यूमेरिक कीपैड होता है, वो न्यूमेरिक कीपैड लॉक हो जाता है नम लॉक से। अगर किसी टाइम पे वो नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं तो आप नम लॉक बटन को प्रेस करके वो नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। वो बटन नंबर्स के पास में ही होता है। नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो काम जो है प्रिंट स्क्रीन बटन कंप्यूटर में करता है। ओके, फिर उसके बाद हम उसे पेस्ट करते हैं वर्ड पे या पेंट में जाके तो वो स्क्रीन वैसे ही आ जाती है। कुछ और कीज़ हैं जैसे होम की और एंड की। होम की क्या करती है, अगर हमारा कर्सर इस जगह पर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे ये अच्छे से। मान लीजिए हमारा कर्सर इस जगह पर है और हमें विंडोज़ के पास जाकर कुछ चेंज करना है तो हमें क्या करना है, होम बटन प्रेस करना है। अगर हम होम बटन प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली लाइन के स्टार्ट में चले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर कर्सर रखते हुए हमें अगर बिल्कुल राइट साइड में इस जगह आना है तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे एंड की। ओके, होम और एंड की का यूज़ किसी भी लाइन के स्टार्ट और एंड में आने के लिए करते हैं। इसी तरह पेज अप और पेज डाउन का यूज़ जो है वो हम किसी पेज के स्टार्ट और पेज के लास्ट में आने के लिए करते हैं। इंसर्ट की का यूज़ अलग जगह पर अलग तरह से होता है। जैसे कि अगर हम टैली या सी वगैरह के एडिटर्स पर काम कर रहे हैं और उस टाइम पर कुछ एडिट कर रहे हैं, उसके ऊपर लिख रहे हैं तो वो पुराने को मिटाकर नया लिखता चला जाता है। लेकिन अगर हम उस टाइम पे इंसर्ट बटन प्रेस कर दें तो वो पुराने को मिटाएगा नहीं। इस तरह के अलग अलग काम अलग अलग जगह पर करता है। तो ये आई होप सारी कीज़ कंप्लीट हो गई होंगी। अगर कुछ रह गई हैं तो आप देख लीजिएगा। और ये सिंबल्स का आप ये देख लीजिएगा, नंबर्स के ऊपर जो सिंबल होते हैं उनको जब हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तब वो सिंबल्स आते हैं। सिंपली प्रेस करते हैं तो सिर्फ ये अल्फ़ाबेट नंबर्स ही आएंगे और जब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तभी सिंबल्स आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है, ये आप कीबोर्ड भी देख सकते हैं रियल में। यहाँ पर ये एस्केप की है, इसके नीचे ये टैब बटन है जिससे स्पेस ज़्यादा होता है। ये आपका कैप्स लॉक है, शिफ्ट है और ये हमारा स्पेस बार है मेनली। शिफ्ट यहाँ पर भी है, ऑल्ट और कंट्रोल और शिफ्ट, ये 3 बटन डबल होते हैं, 2 होते हैं क्योंकि इनका यूज़ ज़्यादा होता है। अगर एक तरफ का कुछ ख़राब हो जाए तो दूसरा यूज़ होता है। ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन प्रेस करने पर एंट्री पॉइंट आता है। उसके बाद ये आपका डेल है और ये आपका एंटर है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे ये जितने भी दिख रहे हैं ये सिंपली आप प्रेस करेंगे तो ये सब आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पर भी आपको 2 चीज़ें दिख रही हो वहाँ पर एक सिंपल प्रेस करने पर आएगा और दूसरा जो है वो शिफ्ट के साथ प्रेस करने पर सिंबल आएंगे। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये वाले भी बटन्स। ओके, उसके अलावा ये आपका होम एंड पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, स्क्रीन लॉक, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
तो ये लैपटॉप का होगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके ना हो, तो उसका ध्यान रखिएगा। ये आपकी एरो कीज़ हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो कीज़, इनका यूज़ कर सकते हैं हम। आई होप ये सारी चीज़ें आपके काम की होंगी। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पर दो तरह के कीबोर्ड्स हैं, नॉर्मल कीबोर्ड एंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स। नॉर्मल कीबोर्ड्स क्या होते हैं, हमने जो कीबोर्ड देखे होंगे उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, ऊपर फंक्शन कीज़ होती हैं F1, F2, F3, F12 तक। उन फंक्शन कीज़ के ऊपर और कुछ नहीं होता है, वो हमारे नॉर्मल कीबोर्ड्स हैं। और जहाँ पर उन फंक्शन कीज़ के ऊपर कुछ और बटन्स होते हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स कहलाते हैं। उन बटन से डायरेक्टली हम वर्क करते हैं, यानी कि जैसे हमें स्लीप मोड पे ले जाना है, या फिर स्पीकर ऑन करना है, या फिर डायरेक्ट इंटरनेट खोलना है, तो हम www वाले बटन पे क्लिक करके उसे खोल सकते हैं। तो इस तरह से नॉर्मल और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखिए, ये हमारे नॉर्मल कीबोर्ड्स हैं, इनमें ये फंक्शन कीज़ के आगे कुछ नहीं है। और ये जो हैं हमारे वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हैं, इनमें ये बटन्स जो हैं ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड के लिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ वायर्स या केबल्स भी हम कह सकते हैं। माउस और कीबोर्ड, इन दोनों के वायर्स और केबल्स तीन तरह के होते हैं। पहला है आपका PS2, जिसे हम पर्सनल सिस्टम -2 ये सीरीज़ होती है बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा USB, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। पहले PS2 वाले वायर और केबल्स आते थे, बाद में USB भी आने लगे, लेकिन अब मोस्टली USB ही आते हैं, PS2 हट गया है। PS2 यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इस तरह के जो वायर की लीड होती थी जो कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती थी, वो हमारे PS2 होते थे। इनमें ये 6 पिन्स होती हैं, ये दो और ये दो, ठीक है। ये 6 पिन्स होती हैं और स्टील की होती थी, और ये बीच में जो है ये प्लास्टिक का होता है। ये बीच वाला जो है ये सिर्फ इस अंदाजे के लिए होता है कि हम सही जगह पर पिन लगा रहे हैं या नहीं, या सही जगह पर हम अपने CPU में इसको अटैच कर रहे हैं या नहीं। अगर हमने कुछ गलत जगह लगाकर उसको दबा दिया तो ये पिन जो है वो टूट सकती हैं, और इन पिन में से एक भी पिन अगर टूट जाती है तो हमारा ये PS2 वाली केबल ख़राब हो जाती है। ओके, तो उसके बाद जो हमारे आई वो USB थे, USB वायर्स की खासियत ये है कि अगर नॉर्मली हम PS2 वाले कीबोर्ड और माउस के साथ वर्क कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आती है माउस कीबोर्ड में, तो हमें पूरा सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बट USB अगर हमने लगा रखा है तो USB में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली ये स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये हमारे PS2 और USB हैं। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल चार्ज करने के लिए भी USB केबल अलग से आती है, जिसे हम डेटा केबल भी कहते हैं। अगर ये डेटा केबल आपके पास है तो आप अलग से इसे कंप्यूटर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर से मोबाइल से आप कंप्यूटर में इंटरनेट भी चला सकते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको है, अगर आप चाहते हैं मोबाइल से कंप्यूटर में नेट चलाना और नहीं चला पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा वायरलेस माउस और कीबोर्ड, या वायरलेस जो भी आपके आते हैं वो दोनों चीज़ें वायरलेस आती हैं। तो इनमें देखिए वायर नहीं है कहीं पे भी, और ये इसके साथ एक USB है छोटी सी। ये USB आप CPU में लगा दीजिए और उसके बाद माउस आप थोड़ी दूर रखकर काम कर सकते हैं, बहुत आराम से ये काम करता है। ओके, तो ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस दोनों ही आने लगे हैं। नेक्स्ट है माउस। माउस को जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस और भी होते थे जो कि अब यूज़ नहीं होते हैं, मोस्टली माउस ही यूज़ होता है। जैसे कि आपका था ट्रैक बॉल या फिर पिन बॉल, ये सारी चीज़ें थी जो कि माउस पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में थी। बट अब जो है मोस्टली माउस ही यूज़ होता है। जॉयस्टिक गेम्स के लिए यूज़ होती थी, उसकी जगह वीडियो गेम्स आने लगे हैं, तो उनकी भी ज़रूरत नहीं रह गई है। ओके, तो माउस में
3 कीज होती हैं, लेफ़्ट, राइट एंड स्क्रॉल। लेफ़्ट राइट तो सभी को पता होगा, स्क्रॉल जो बीच में ये स्क्रॉल होता है इसके, ये स्क्रॉल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम स्क्रीन को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स पर इसको क्लिक करके भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑटो कैड वगैरह। अगर कुछ बच्चे जानते होंगे, किया होगा तो उनको पता होगा। ओके, तो ये हमारे हैं टाइप ऑफ माउस की कीज़। और दूसरा है हमारा टाइप ऑफ माउस। तो टाइप ऑफ माउस भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल माउस एंड मल्टीमीडिया माउस। नॉर्मल माउस वो होते थे जो पहले आते थे, जिसमें पीछे की तरफ इस तरह का बॉल होता था, और इस बॉल की वजह से ही ये मूव होते थे, छोटा सा बॉल होता था। बट अब जो माउस आते हैं वो हमारे मल्टीमीडिया होते हैं, उनमें लाइट के थ्रू वो मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में पहला था हमारा मॉनिटर। अब जैसे कि आपको पता है कि जो भी रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट या आउटपुट जो होता है वो हमारा मॉनिटर पर दिखाई देता है, और या फिर प्रिंटर पर उसे प्रिंट करते हैं। तो मॉनिटर को हम सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल भी बोलते हैं, क्योंकि इस पे जो भी रिज़ल्ट आता है उसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के मॉनिटर्स हैं। पहला है CRT। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, तो ये CRT मॉनिटर्स जो पहले आते थे इस तरह के टीवी के शेप के, ये हमारे CRT मॉनिटर्स थे। जबकि LCD मॉनिटर्स अब आते हैं, वो इस तरह के होते हैं, फ्लैट मॉनिटर्स। ओके, अगर दोनों में डिफरेंस की बात करें तो पहली चीज़ तो लुक वाइज ही डिफरेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पीछे काफ़ी स्पेस घेरता है, तो ज़्यादा स्पेस चाहिए, जबकि LCD के लिए हमें कम स्पेस चाहिए। दूसरी चीज़, इससे निकलने वाली रेज, CRT से निकलने वाली रेज जो हैं वो हमारी आइज़ पे इफ़ेक्ट डालती हैं, लेकिन LCD से निकलने वाली रेज भी इफ़ेक्ट डालती हैं, बट दोनों के कंपैरिजन में LCD से नुकसान कम होता है। दूसरी चीज़ है कि इसकी LCD के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये TFT और LED क्या है। तो TFT जो है वो जब LCD आया था तो इसकी फॉर्म थी TFT। TFT की खासियत ये थी कि वो थोड़ा हैवी होते थे वेट में, और इसकी ये जो चीज़ होती है ये मोटी होती थी। जैसे कि ये पीछे की तरफ ज़्यादा निकला है, वो थोड़ा सा निकला हुआ होता था, वो हमारा TFT था। इसका फुल फॉर्म था थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। जबकि यहाँ पर LED जो आए हैं, अब जो यूज़ हो रहे हैं वो मोस्टली LED हैं। उसकी ये चीज़ काफ़ी पतली होती है और बहुत लाइट इन वेट होता है, तो कोई भी बच्चा भी उठा के इधर से उधर रख सकता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इम्यूनिटी डॉइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्टर डिस्प्ले। प्रोजेक्टर डिस्प्ले, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस जगह पर डिस्प्ले आता है, पिक्चर चल रही होती है, उस जगह पर कुछ नहीं होता है, बल्कि उसके बैक साइड पे, उसके सामने की तरफ एक प्रोजेक्टर होता है, एक डिवाइस होती है, जिसके थ्रू वहाँ पर पिक्चर क्रिएट की जाती है। तो वो पिक्चर जो प्रोजेक्टर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और सामने आप कुछ भी लगा सकते हैं, पर्दा लगा सकते हैं, कोई दीवार हो तो उस पर भी हम कर सकते हैं, या फिर आप वाइट बोर्ड भी आते हैं, उन पर भी आप इसके थ्रू पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारे टाइप ऑफ मॉनिटर। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड है आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर को हम हार्ड कॉपी टर्मिनल भी कहते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाले प्रिंट को हम छू सकते हैं, तो वो हमारा हार्ड कॉपी टर्मिनल कहलाता है। इसमें 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में DMP प्रिंटर्स आते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स आते हैं। इम्पैक्ट के अंदर कुछ और भी प्रिंटर्स आते हैं, उनके बारे में हम फिर किसी अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम इसी पर बात कर लेते हैं। तो DMP प्रिंटर्स का फुल फॉर्म है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि ये बहुत पहले आते थे और इनमें जो है वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलता था। प्रिंट जो होता था वो डॉट्स में होता था, इसलिए इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी।
उसके बाद आने लगे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में इंक रिफिल की जाती है। इसके अंदर कार्टेज होती है, 2 कार्टेज होती हैं, एक कलर्ड और एक ब्लैक। ब्लैक में सिर्फ ब्लैक इंक डाली जाती है, जबकि कलर्ड में येलो, ब्लू एंड रेड ये तीनों इंक डाली जाती हैं और उसके बाद बाकी के सारे कलर्स उन्हीं से बन जाते हैं। ओके, तो ये हमारे इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। इसके बाद है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर ज़्यादातर मोस्टली बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में होता है। इसकी ज़रूरत बहुत सारी प्रिंटिंग जो हम लोग करते हैं बहुत बड़े बड़े पेजेस पे, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमने आपको फुल फॉर्म्स दिखा दी हैं, लिख दी हैं। आप लोग कोशिश करिएगा शुरू से लास्ट तक जो भी आप पढ़ते रहिएगा उसको किसी एक जगह पर कॉपी के लास्ट में या किसी बीच में या कोई अलग पतली कॉपी बनाइएगा, उसमें इस तरह के फुल फॉर्म्स एक साथ लिखिएगा। अगर जैसे ये आज मैंने फुल फॉर्म्स बताई हैं, ये आपने आज पढ़ ली, फिर कल मैंने कुछ बताई हैं वो भी आपने पढ़ के उसी जगह लिख ली हैं, तो आगे अगर आप 1-2 बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो वो आपको बिना याद करे याद हो जाएंगी। ओके, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मेरी ये टिप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके काम आएगी। ओके, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी आते हैं ओ लेवल में एग्ज़ाम्स में, या फिर नॉर्मली भी आप अगर किसी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हैं तो भी वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी जो भी आज मैंने बताया है। यहाँ पर हम आउटपुट डिवाइसेस को एक साथ देख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में जो चार्ट बनाएंगे वो इस तरह से बनाइएगा। तो इसमें आपका ये हो जाएगा CRT LCD प्रोजेक्टर, और इसके अंदर आप होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हम आगे आपको और इम्प्रूव करके वीडियोस दे पाएँ। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड है आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रिंटर को हम हार्ड कॉपी टर्मिनल भी कहते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाले प्रिंट को हम छू सकते हैं, तो वो हमारा हार्ड कॉपी टर्मिनल कहलाता है। इसमें 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में DMP प्रिंटर्स आते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स आते हैं। इम्पैक्ट के अंदर कुछ और भी प्रिंटर्स आते हैं, उनके बारे में हम फिर किसी अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इसी पर बात कर लेते हैं। तो DMP प्रिंटर्स का फुल फॉर्म है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि ये बहुत पहले आते थे और इनमें जो है वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलता था। प्रिंट जो होता था वो डॉट्स में होता था, इसलिए इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी। उसके बाद आने लगे इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में इंक रिफिल की जाती है। इसके अंदर कार्टेज होती है, 2 कार्टेज होती हैं, एक कलर्ड और एक ब्लैक। ब्लैक में सिर्फ ब्लैक इंक डाली जाती है, जबकि कलर्ड में येलो, ब्लू एंड रेड ये तीनों इंक डाली जाती हैं और उसके बाद बाकी के सारे कलर्स उन्हीं से बन जाते हैं। ओके, तो ये हमारे इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। इसके बाद है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर ज़्यादातर मोस्टली बड़ी प्रिंटिंग प्रेस में होता है। इसकी ज़रूरत बहुत सारी प्रिंटिंग जो हम लोग करते हैं बहुत बड़े बड़े पेजेस पे, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमने आपको फुल फॉर्म्स दिखा दी हैं, लिख दी हैं। आप लोग कोशिश करिएगा शुरू से लास्ट तक जो भी आप पढ़ते रहिएगा उसको किसी एक जगह पर कॉपी के लास्ट में या किसी बीच में या कोई अलग पतली कॉपी बनाइएगा, उसमें इस तरह के फुल फॉर्म्स एक साथ लिखिएगा। अगर जैसे ये आज मैंने फुल फॉर्म्स बताई हैं, ये आपने आज पढ़ ली, फिर कल मैंने कुछ बताई हैं वो भी आपने पढ़ के उसी जगह लिख ली हैं, तो आगे अगर आप 1-2 बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो वो आपको बिना याद करे याद हो जाएंगी। ओके, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मेरी ये टिप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके काम आएगी। ओके, क्योंकि फुल फॉर्म्स भी आते हैं ओ लेवल में एग्ज़ाम्स में, या फिर नॉर्मली भी आप अगर किसी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हैं तो भी वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी जो भी आज मैंने बताया है। यहाँ पर हम आउटपुट डिवाइसेस को एक साथ देख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में जो चार्ट बनाएंगे वो इस तरह से बनाइएगा। तो इसमें आपका ये हो जाएगा CRT LCD प्रोजेक्टर, और इसके अंदर आप